दोस्तों, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर हम आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। इस श्रृंखला का यह प्रथम भाग है। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आइए इन प्रश्नों को देखते हैं जो कि परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के कुल कितने कवियों का वर्णन देखने को मिलता है। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। पहला विकल्प है इसका कि 738 कवि, दूसरा है 838 कवि, तीसरा विकल्प है 952 कवि और चौथा है 1004 कवि। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि गारसा द तासी जो हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास लेखक कहे जाते हैं, जिनका ये इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ल लिटरेतुर एंडो हिंदुस्तानी 1839 ईस्वी में आता है और इसका दूसरा भाग जो है वो 1847 ईस्वी में आता है और इसका दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में आता है। कई बार परीक्षाओं में इस पर भी प्रश्न बनता है कि 1839, 47 और 71, दूसरा भाग 39 में और दूसरा भाग 47 में और दूसरा संस्करण 71 में आता है। तो इसमें हिंदी और उर्दू के कुल कितने कवियों का वर्णन है। तो दोस्तों, विकल्प संख्या जो 1 है 738 कवि, ये सही है। इसमें इनके इस ग्रंथ में 738 कवियों का ही जिक्र मिलता है, जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों के कवि सम्मिलित रूप से हैं। अच्छा, एक प्रश्न और भी बन जाता है कि हिंदी के कितने कवियों का वर्णन गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ में मिलता है। तो अगर ये प्रश्न आता है दोस्तों तो 72 कवि। इसका उत्तर है कि हिंदी के मात्र 72 कवियों का उल्लेख इन्होंने किया है। कभी कभार ये भी प्रश्न बन सकता है कि गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ में उर्दू के कुल कितने कवि हैं। उर्दू के तो उर्दू के कवियों की संख्या है 666। सीधी सी बात है, 738 में अगर आप 72 घटाएंगे तो 666 कवि बचते हैं। तो ये उर्दू के कवि हैं। तो हिंदी और उर्दू के कवियों को कुल मिलाकर देखा जाए तो 738 कवि हैं और जिनमें हिंदी के 72 कवि हैं और उर्दू के 666 कवि हैं। तो दोस्तों, कहने के लिए ये प्रश्नों की जो श्रृंखला है 85 प्रश्नों की है। आप 50 प्रश्नों को अगर ध्यान से देखेंगे तो कई 100 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर अब बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार प्रारंभिक काल की समय सीमा क्या है। आप जानते हैं, एक प्रश्न यही आपका मिल गया कि प्रारंभिक काल आदिकाल को किसने कहा। तो गणपति चंद्र गुप्त ने कहा था। आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा था और प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त ने कहा था। इनके अनुसार प्रारंभिक काल की समय सीमा क्या है, यह प्रश्न भी पूछा गया प्रश्न है। पहला विकल्प है 1184 से 1350 ईस्वी, दूसरा विकल्प है 1084 से 1218 ईस्वी, तीसरा विकल्प है 1350 से 1500 ईस्वी और चौथा है 1113 से 1230 ईस्वी। तो दोस्तों, पहला विकल्प जो है 1184 से 1350 ईस्वी, ये विकल्प सही है। क्योंकि आप जानते हैं कि गणपति चंद्र गुप्त का जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो इस वैज्ञानिक इतिहास में उन्होंने हिंदी साहित्य को 3 भागों में बांटा है। पहला है ये जो प्रश्न है प्रारंभिक काल, ये पहला काल है। दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। तो प्रारंभिक काल की समय सीमा यही 1184 से 1350 ईस्वी और जो मध्यकाल है उसकी समय सीमा है 1350 से 1857 ईस्वी। कितनी है? 1350 से 1857 ईस्वी। और तीसरा जो आधुनिक काल है उसकी समय सीमा 1857 से 1965 ईस्वी। 1965 इसलिए कि इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो 1965 ईस्वी में ही प्रकाशित होता है। तो आप देखें तो यहाँ भी कई प्रश्न आपके तैयार हो गए एक ही प्रश्न से। प्रारंभिक काल की जो समय सीमा है वो क्या है? 1184 से 1350 ईस्वी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है कि नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कुल कितने खंडों में विभक्त है? तो दोस्तों, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित जो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास है वो, अब देखा जाए, विकल्प नंबर 1 16 खंडों में, दूसरा विकल्प है 18 खंडों में, तीसरा है 13 खंडों में, चौथा है 15 खंडों में। तो इसमें देखिए बच्चे क्या करते हैं कि बहुत बार गलत करके चले आते हैं, चूंकि 16 खंड और 18 खंड इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। कारण इसका ये, अब देखिए प्रश्न पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रश्न पूछ रहा है कि बृहद इतिहास जो है, काशी नागरी प्रचारणी सभा ने जो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास प्रकाशित करवाया था, उसमें कुल कितने खंड हैं? पूछ क्या रहा है? कुल कितने खंड हैं? तो कुल इसमें दोस्तों 18 खंड हैं, है ना। अच्छा, ये सर्वप्रथम कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? अगर ये प्रश्न पूछता है तो 16 खंडों में। देखिए, ये जो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास है, नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा जो प्रकाशित है, ये सबसे पहले प्रारंभ में 16 खंडों में ही जो है, ये 16 खंडों में ही प्रकाशित हुआ था। बाद में इसमें 2 खंड और जोड़े गए थे, तो 16 में 2 जोड़ देंगे तो 18 खंड। तो अगर प्रश्न ये पूछता है कि हिंदी साहित्य का जो बृहद इतिहास है वो कुल कितने खंडों में विभाजित हुआ, तो विभक्त है, तो वो 18 खंडों में है। अगर ये प्रश्न पूछता है कि यह बृहद इतिहास शुरू में या प्रारंभ में कितने खंडों में प्रकाशित हुआ, तो उसका उत्तर होगा 16 खंडों में। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कुल कितने खंडों में, तो उसका उत्तर क्या होगा? 18 खंडों में। दोस्तों, बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है कि मिश्र बंधुओं के अनुसार परिवर्तन काल की समय सीमा क्या है? मिश्र बंधु आप जानते हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, ये 3 बिहारी वो मिश्र बंधु थे, 3 भाई थे। और ये जो कुछ भी लिखते थे तीनों मिलजुल के ही लिखते थे, तो इसलिए इनके ग्रंथों में राइटर के रूप में मिश्र बंधु शब्द का ही प्रयोग होता है, यानी सिर्फ किसी एक का नाम नहीं प्रयुक्त होता, मिश्र बंधु नाम से ही ये लिखते थे, यानी तीनों मिलके ही लिखते थे। तो इनके अनुसार परिवर्तन काल की समय सीमा क्या है? ये प्रश्न भी पूछा गया प्रश्न है। पहला विकल्प है 1681 ईस्वी, दूसरा विकल्प है 1790, नहीं, माफ कीजिएगा, 1681 से 1790 विक्रम संवत पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प है 1796 से 1889 विक्रम संवत। तीसरा विकल्प है 1561 से 1680 विक्रम संवत। और चौथा है 1890 से 1925 विक्रम संवत। तो देखा जाए दोस्तों, तो ये जो चौथा विकल्प है 1890 से 1925 विक्रम संवत, ये विकल्प सही है। मिश्र बंधुओं ने जो परिवर्तन काल की समय सीमा रखी वो यही है, 1890 से 1925 विक्रम संवत। आप जानते हैं कि मिश्र बंधुओं ने एक इतिहास ग्रंथ का सृजन किया था जिसका नाम था मिश्र बंधु विनोद। तो इस मिश्र बंधु विनोद में उन्होंने परिवर्तन काल का जिक्र किया था, जिसका समय है 1890 से 1925 विक्रम संवत। आप जानते हैं कि मिश्र बंधु विनोद में जो कालखंड हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के, वो 5 भागों में विभक्त हैं। पहला है आरंभिक काल, दूसरा है माध्यमिक काल, तीसरा है अलंकृत काल। अच्छा, यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि अलंकृत काल नाम किसने दिया था, तो अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने नाम दिया था। चौथा कालखंड है ये परिवर्तन काल। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो है उस मिश्र बंधु विनोद, इसमें ये परिवर्तन काल, ये चौथा कालखंड है। और पांचवा क्या है? वर्तमान काल। अब राइटिंग पे मत जाइएगा दोस्तों, क्योंकि ये हाथ से ही लिखा जा रहा है एक तरह से, उंगली से, तो बस इस पर मत जाइएगा। तो ये 5 कालखंड हैं। कौन कौन? आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। तो ये जो चौथा कालखंड है परिवर्तन काल, यही इसी पर प्रश्न बन रहा है कि 1890 से 1925 विक्रम संवत जो है, ये मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा रखी है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि साहित्यिक पुनरुत्थान की लहर से प्रभावित प्रशंसनीय ग्रंथ कहकर किस विद्वान ने मिश्रबंधु विनोद की प्रशंसा की? आप जानते हैं मिश्रबंधु विनोद किसकी रचना है? मिश्रबंधुओं की। तो मिश्रबंधुओं की जो रचना है मिश्रबंधु विनोद, उस पर
साहित्यिक पुनरुत्थान के लहर से प्रभावित प्रशंसनीय ग्रंथ, ये सेंटेंस किस विद्वान का है? पहला जो विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा बच्चन सिंह, तीसरा नामोर सिंह और चौथा क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तब आप देखते हैं कि इसमें ये जो कथन है ये डॉक्टर नामवर सिंह का है। मिश्रबंधु विनोद से काफ़ी प्रभावित थे डॉक्टर नामवर सिंह, तो डॉक्टर नामवर सिंह का ही ये कथन है, साहित्यिक पुनरुत्थान की लहर से प्रभावित प्रशंसनीय ग्रंथ किसके विषय में? मिश्रबंधु विनोद के विषय में। डॉक्टर नामवर सिंह आप जानते हैं कि एक समय में आचार्य शुक्ल का जो स्थान था हिंदी साहित्य के इतिहास में, वही स्थान डॉक्टर नामवर सिंह का भी रहा अपने दौर में। अभी 4 साल पहले लगभग इनका देहांत होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूछ रहा है कि शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वह भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। उक्त कथन किस विद्वान का है? तो दोस्तों शुक्ल जी के विषय में यह कथन किस विद्वान का है? देखते हैं विकल्प नंबर 1 क्या कहता है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, दूसरा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा मैथिली शरण गुप्त और चौथा है नामोर सिंह। तो देखा जाए दोस्तों तो ये कथन जो शुक्ल जी के विषय में है, आप जानते हैं कि शुक्ल जी तुलसी के बहुत बड़े समर्थक थे और भगवान राम को ये आदर्श मानते थे, तो तुलसी को यही कसौटी पर हर कवि को कसकर देखते थे और राम के ही आदर्श पर हर पात्र को कसकर ये देखते थे। तो ये कथन गणपति चंद्र गुप्त ने अपने हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में इस कथन का उल्लेख किया है। तो इस कथन के लेखक हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि चंदबरदाई को छप्पयों का राजा किसने कहा? चंदबरदाई आप जानते हैं पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंदबरदाई। इनको छप्पयों, छप्पे आप जानते हैं एक प्रकार का छंद होता है। ये छंद जो है बड़ा महत्वपूर्ण छंद होता है। छप्पयों का राजा यानी छप्पे छंदों का प्रयोग चंदबरदाई ने बहुत ज़्यादा किया है अपने काव्य ग्रंथ में, इसलिए इनको छप्पयों का राजा कहा जाता है। अच्छा, छप्पयों का राजा कहा किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, दूसरा विकल्प है मौलवी करीमुद्दीन ने, तीसरा विकल्प है शिव सिंह सेंगर ने और चौथा विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो दोस्तों चंदबरदाई को छप्पयों का राजा कहने वाले थे शिव सिंह सेंगर। इनका एक इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। तो शिव सिंह सरोज में शिव सिंह सेंगर ने ही चंदबरदाई को छप्पयों का राजा कहा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से हिंदी में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, निम्नलिखित में हिंदी में लिखा गया, प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से हिंदी में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? विकल्प नंबर 1 शिव सिंह सरोज, दूसरा विकल्प है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तीसरा विकल्प है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास और चौथा विकल्प है तज़किरा-ई सुअरा-ई हिंदी। तो दोस्तों आप जानते हैं कि हिंदी में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास ग्रंथ है वह है शिव सिंह सरोज, जिसके रचयिता थे शिव सिंह सेंगर। यह 1883 ईस्वी में लिखा गया। आप जानते हैं कि पहले भारतीय द्वारा, इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है कि पहले भारतीय द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो तज़किरा-ई सुअरा-ई हिंदी मौलवी करीमुद्दीन की एक रचना है। इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है कि सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो उसका उत्तर है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये भी प्रश्न बनता है कि हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो उसका उत्तर है हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो आप जानते हैं गार्षा दत्तासी का जो इतिहास ग्रंथ है वो हिंदी का
प्रथम इतिहास ग्रंथ है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है वो विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ है। तो पहले इतिहास ग्रंथ को लेकर कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब जैसे इसमें पूछ दिया कि हिंदी में लिखा जाने वाला पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो शिव सिंह सरोज हैं। तो पहले भारतीय द्वारा लिखा जाने वाला इतिहास ग्रंथ वो तज़किरा-ए सोराई हिंदी मौलवी करीमुद्दीन है। सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, विधेयवादी पद्धति में लिखा जाने वाला हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ आचार्य शुक्ल का है। और वैसे हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ गारसाद तासी का है, जो कि 1839 ईस्वी में प्रकाशित होता है। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न बनते हैं प्रथम इतिहास ग्रंथ को लेके। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हिंदी में से हिंदी उर्दू साहित्य का इतिहास लिखने वाले पहले भारतीय कौन हैं। अब इसकी चर्चा पहले वाले प्रश्न में मैंने कर ही दी कि हिंदी में हिंदी उर्दू साहित्य का इतिहास लिखने वाले पहले भारतीय कौन है। पहला विकल्प है शिव सिंह सेंगर, दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा मौलवी करीमुद्दीन और चौथा है मिश्रबंधु। तो दोस्तों अभी भी मैंने आपको बताया कि हिंदी और उर्दू का पहला इतिहास ग्रंथ लिखने वाले पहले भारतीय, हिंदी और उर्दू का इतिहास ग्रंथ लिखने वाले पहले भारतीय कौन है, तो मौलवी करीमुद्दीन का नाम आता है। मौलवी करीमुद्दीन का इतिहास ग्रंथ है तज़किरा-ए सोराई हिंदी। तो ये हिंदी और उर्दू का पहला ऐसा इतिहास ग्रंथ है जिसको किसी भारतीय ने सबसे पहले लिखा। आप जानते हैं कि हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ गारसाद तासी ने लिखा, जो कि भारतीय नहीं थे, एक फ्रेंच विद्वान थे। तो पहले भारतीय यही थे मौलवी करीमुद्दीन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ। अगले वाले इसके पहले जो प्रश्न था 8वां प्रश्न, उसमें इसकी भी चर्चा हो गई। हिंदी और उर्दू सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो यही है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन का। क्योंकि देखा जाए तो इसमें सबसे पहले कालक्रम का ध्यान दिया गया, नामकरण का ध्यान दिया गया, तो इसलिए ये सच्चे अर्थों में पहला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया। अब देखिए, फ्रेंच भाषा में, अंग्रेजी में, हिंदी में, उर्दू में। पहले इसकी चर्चा पहले वाले प्रश्न में 8वें प्रश्न में हो गई। फ्रेंच भाषा में आप जानते हैं गारसाद तासी का जो इतिहास ग्रंथ था, जो 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और जिसका दूसरा संस्करण जो है 1871 में आया था, और दूसरा भाग 1847 में आया था। तो इस पर भी कई प्रश्न बनते हैं। तो प्रथम इतिहास ग्रंथ ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, है ना। गारसाद तासी का इतिहास ग्रंथ था ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया। अगला प्रश्न बनता है कि मिश्रबंध विनोद का चतुर्थ भाग कब प्रकाशित होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिश्रबंध विनोद का चतुर्थ भाग कब प्रकाशित होता है। विकल्प नंबर 1 1935 ईस्वी में, दूसरा विकल्प 1934 में, तीसरा है 1848 में, चौथा है 1883 ईस्वी में। आप जानते हैं कि मिश्रबंध विनोद मिश्रबंधुओं की रचना है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा से संबंधित एक बहुत बृहद इतिहास है। और इसका प्रथम 3 भाग जो हैं इसके 1813 ईस्वी में प्रकाशित होते हैं, पहले 3 भाग। और जो इसका चौथा भाग है वो 1800 कह रहे हैं, ये 1913 है। 1800 ही चल रहा था अभी। 1913 ईस्वी में इसके जो प्रथम 3 भाग हैं 1913 ईस्वी में प्रकाशित होते हैं, और इसका जो चौथा भाग है वो 1934 ईस्वी में प्रकाशित होता है। 1934 में चौथा भाग इसका प्रकाशित होता है, और प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में ही प्रकाशित हो जाते हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ये दूसरा विकल्प जो है 1934 ईस्वी, ये सही है। मिश्रबंध विनोद के चतुर्थ भाग के प्रकाशन से संबंधित ये जो प्रश्न था। अगला 13वां प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल का प्रथम उत्थान काल क्या है। आधुनिक काल का प्रथम उत्थान काल, आधुनिक काल को इन्होंने कई उत्थान कालों में विभक्त किया था, यह भी पूछा गया प्रश्न है। पहला विकल्प है कि 1925 से 1950 विक्रम संवत,
दूसरा है 1924 से 1948 विक्रम संवत, तीसरा है 1950 से 1975 विक्रम संवत, और चौथा है 1900 से 1950 विक्रम संवत। तो दोस्तों आप जानते हैं कि प्रथम उत्थान काल जो है, 3 उत्थान कालों में इन्होंने आधुनिक काल को विभाजित किया था। तो प्रथम उत्थान काल जो है वो यही है, पहला विकल्प 1925 से 1950 विक्रम संवत, और दूसरा जो उत्थान काल है 1950 से 1975, तीसरा जो है 1975 से आगे। तो इस तरह ये जो पहला विकल्प है 1925 से 1950 विक्रम संवत, ये सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि हिंदी में निम्न में से हिंदी शब्द सागर के संपादक कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। दोस्तों ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप जानते हैं कि ये, पहले जान लेते हैं कि ये हिंदी शब्द सागर है क्या। दोस्तों ये जो हिंदी शब्द सागर है, यह शब्द एक बृहद शब्द संग्रह है, इसको प्रथम मानक कोश भी कहते हैं। यह 1922 ईस्वी से 1929 ईस्वी के बीच इसका प्रथम प्रकाशन होता है, और इसके 4 खंड हैं कुल, हिंदी शब्द सागर। आप जानते हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, यह हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ही प्रकाशित हुआ था, आचार्य शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो दोस्तों ये 4 खंडों में विभाजित हुआ, और इसके जो संपादक थे वो थे श्याम सुंदर दास। हिंदी शब्द सागर, नाम से स्पष्ट है शब्द सागर यानी शब्दों का सागर, नाम से स्पष्ट है कि यह कोई शब्दकोश है। तो कहा जाता है कि यह प्रथम मानक कोश माना जाता है, जो कि 1922 से 1929 के बीच प्रकाशित हुआ था, पहला भाग इसका। 1965 से 1967 के बीच इसका एक परिवर्धित संस्करण भी आया था, जो 11 खंडों में विभाजित था। खैर उस पर बहुत डीपली नहीं जाना है। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है, हिंदी शब्द सागर के संपादक कौन थे? तो कौन थे? श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त को तुलसीदास का आधुनिक संस्करण कहे जाने का विरोध किस विद्वान ने किया था? आप जानते हैं कि तुलसीदास के आधुनिक संस्करण कुछ विद्वानों ने कहा कि मैथिली शरण गुप्त क्या है? तुलसीदास के आधुनिक संस्करण। क्यों कहा? क्योंकि तुलसी ने रामचरितमानस की रचना की, वाल्मीकि ने रामायण की थी, संस्कृत में तुलसी ने क्या किया? अवधी में रामचरितमानस की रचना की। और फिर साकेत की रचना करने वाले कौन थे? मैथिली शरण गुप्त। तो लोग अनुमान लगाने लगे कि नहीं, ये आधुनिक संस्करण हैं तुलसी के, क्योंकि तुलसी ने जिस तरह से राम कथा लिखी अवधी में, वैसे इन्होंने खड़ी बोली हिंदी में राम कथा लिखी। तो तुलसी का आधुनिक संस्करण कुछ विद्वान इनको कहने लगे थे। तो लेकिन इसका विरोध किसने किया, ये महत्वपूर्ण चीज है। तो इसका विरोध करने वाले विद्वान थे मित्रों डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त ने ही तुलसी का आधुनिक संस्करण कहे जाने का विरोध किया मैथिली शरण गुप्त को। अब इनकी अपनी राय थी, इनका अपना तर्क था। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी का लोक साहित्य के लेखक कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी का लोक साहित्य। आप जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण रचना है, परीक्षाओं में अक्सर पूछी गई है। पहला विकल्प है पंडित राहुल सांकृत्यायन, दूसरा है डॉक्टर राजबली पांडे, तीसरा है डॉक्टर काशिकेश, और चौथा है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो दोस्तों हिंदी का लोक साहित्य लिखने वाले थे पंडित राहुल सांकृत्यायन। आप जानते हैं आजमगढ़ के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश का एक बड़ा प्रसिद्ध जनपद है आजमगढ़, वहाँ के रहने वाले थे पंडित राहुल सांकृत्यायन। हिंदी का लोक साहित्य, इस पर इनका काफ़ी रिसर्च था, शोध था इनका। तो इन्होंने हिंदी का लोक साहित्य नाम से एक ग्रंथ प्रणीत किया, और उस पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी वाङ्मय 20वीं शताब्दी के लेखक कौन है? बहुत बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है, हिंदी वाङ्मय 20वीं शताब्दी के लेखक कौन है? डॉक्टर धीरेन्द्र, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, और चौथा विकल्प है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो दोस्तों आप जानते हैं हिंदी वाङ्मय 20वीं शताब्दी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया,
इसके लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। वही डॉक्टर नगेंद्र जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास का संपादन किया। बड़ी महत्वपूर्ण रचना है इनका हिंदी साहित्य का इतिहास, इनके द्वारा संपादित रचना है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इस पर ध्यान दीजिए, कौन सा कथन असत्य है। इस तरह के जब प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में तो सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है, लड़के तो चूंकि परीक्षार्थी जो होते हैं थोड़ा प्रेशर में रहते हैं, सत्य का असत्य लिख देते हैं, समझ में आता है उनको, असत्य का सत्य समझ में आता है। तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। एक शब्द अगर आप गलत समझे तो पूरे प्रश्न का गलत उत्तर दे देंगे। तो पूछ रहा है कि जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा रचित, उसमें कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है यह एक अधूरा ग्रंथ है। दूसरा कथन है इस ग्रंथ में स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। अगला विकल्प है इस ग्रंथ में आदिकाल को संधियों चारण काल नाम दिया गया है। और अगला है यह ग्रंथ कुल 8 प्रकरणों में विभक्त है। तो दोस्तों देखा जाए तो यह एक अधूरा ग्रंथ है, ये बात सही है। कारण इसका ये कि 1938 ईस्वी में इस ग्रंथ का प्रकाशन होता है और यह ग्रंथ प्रथम भाग के रूप में ही प्रकाशित हो पाया। उसके बाद रामकुमार वर्मा जी की मृत्यु हो जाती है, तो इसलिए यह एक अधूरा ग्रंथ है। यह बात पूरी तरह से सत्य है। दूसरा जो कथन है, इस ग्रंथ में स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू आप जानते हैं, पौमचर्यु के रचयिता स्वयंभू, ये हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने ही माना इनको, तो इस हिसाब से ये कथन भी सत्य है। इस ग्रंथ में आदिकाल को संधियों चारण काल कहा गया, तो ये कथन भी सत्य है। रामकुमार वर्मा ने ही आदिकाल को संधियों चारण काल माना। ये जो चौथा विकल्प है दोस्तों, यह ग्रंथ कुल 8 प्रकरणों में विभक्त है, ये कथन असत्य है। कारण ये कि हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है वह 8 नहीं बल्कि 7 भागों में प्रकाशित हुआ है। तो इस दृष्टि से ये कथन असत्य है। यह 8 नहीं बल्कि 7 भागों में विभक्त है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मिश्रबंधु विनोद के विषय में कौन सा कथन असत्य है? मिश्रबंधु विनोद मिश्रबंधुओं की एक रचना है। पहला विकल्प है यह कुल 8 भागों में विभक्त है। दूसरा है इसमें काल विभाजन का स्पष्ट आधार दिखाई देता है। तीसरा विकल्प है कि इस ग्रंथ में साहित्य के इतिहास को 5 भागों में बांटा गया। और चौथा है कि यह ग्रंथ कुल 4 भागों में प्रकाशित होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें कुल 8 भाग हैं। ये बात तो पूरी तरह से सही है, यह सत्य नहीं है, यह सत्य है। काल विभाजन का अस्पष्ट आधार, दूसरा जो विकल्प है इसमें काल विभाजन का अस्पष्ट आधार दिखाई देता है, तो ये कथन असत्य है। कारण इसका यह कि इसमें काल विभाजन का कोई स्पष्ट आधार दिखाई नहीं देता। आचार्य शुक्ल भी इस बात की चर्चा करते हैं। तीसरा विकल्प, इस ग्रंथ में साहित्य के इतिहास को 5 भागों में बांटा गया। आप जानते हैं साहित्य इतिहास को 5 भागों में बांटा गया, बात ये भी सही है। यह ग्रंथ कुल 4 भागों में प्रकाशित हुआ, यह भी पूरी तरह से सत्य है। क्योंकि 1913 में इसका प्रथम 3 भाग और 1934 में इसका चौथा भाग प्रकाशित हुआ। और 5 भागों में जो कह रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा गया, वो भी उस पर भी पहले भी प्रश्न आ गया, इसी में आया। आधुनिक काल, वो आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल, ये 5 भाग हैं इसके कुल। तो 5 भागों में ये बांटा गया था। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता कौन है? आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में जो हिंदी के विद्वानों की अगर चर्चा की जाए तो उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं, ये विधेयवादी पद्धति पर इतिहास ग्रंथ लिखने वाले हैं। लेकिन पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता कौन है? टेन है, ग्रियर्सन है, डॉक्टर नगेंद्र हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति पर इन्होंने ग्रंथ अपना प्रणीत किया था, रचा था। लेकिन ये जो तेन है, दूसरा विकल्प जो है, ये जो है विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता कहे जाते हैं। तो इसका विकल्प दूसरा जो है ये सही है।
अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब देखिए, ये हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा से संबंधित ही कुछ ग्रंथ हैं, इनको सुमेलित करने का प्रश्न है। पहला है डॉक्टर भगीरथ मिश्र, हिंदी वीर काव्य। दूसरा है डॉक्टर टीकम सिंह तोमर, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, आधुनिक हिंदी साहित्य। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, आधुनिक हिंदी, ये द हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। अब देखा जाए दोस्तों तो डॉक्टर भगीरथ मिश्र जो हैं, इनकी एक रचना है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। तो ये जो चौथा विकल्प है, ये डॉक्टर भगीरथ मिश्र की रचना है। डॉक्टर टीकम सिंह तोमर, हिंदी का वीर काव्य, इनके द्वारा रचित है। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, मोतीलाल मेनारिया की एक प्रसिद्ध रचना है राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, ये आधुनिक हिंदी साहित्य के लेखक हैं। तो इस प्रकार से यह सुमेलन है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास अपने संशोधित व परिवर्धित रूप में कब प्रकाशित हुआ? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, आप जानते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये अपने संशोधित और परिवर्धित रूप में कब प्रकाशित हुआ, ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ, ये नहीं पूछ रहा है। पूछ रहा है कि ये अपने संशोधित व संवर्धित रूप में कब प्रकाशित हुआ। 1940 ईस्वी, 1929 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1942 ईस्वी। तो दोस्तों आप जानते हैं कि 1929 ईस्वी में तो ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ था। लेकिन ये अपने संशोधित व परिवर्धित रूप में 1940 ईस्वी में प्रकाशित होता है। यानी 1929 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। अभी पहले भी प्रश्न आया था, हिंदी शब्द सागर के संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास। तो उसकी भूमिका के रूप में यह प्रकाशित हुआ था। और 1940 ईस्वी में यह अपने संशोधित व परिवर्धित रूप में प्रकाशित होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण कि रीतिकाल नाम किसका दिया हुआ है? जो हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल नाम मिलता है, यह किसका दिया हुआ है? पहला विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, दूसरा जॉर्ज ग्रियर्सन का, तीसरा आचार्य शुक्ल का और चौथा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। तो दोस्तों देखा जाए तो रीतिकाल शब्द जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दिया हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही रीतिकाल शब्द उस कालखंड के लिए प्रयुक्त किया। अच्छा, इस पर भी कई प्रश्न बन जाते हैं। रीतिकाल पर भी श्रृंगार काल नाम किसने दिया? आप जानते हैं श्रृंगार काल नाम आचार्य विश्वनाथ जी ने दिया। अलंकृत काल विश्वमधनुओं ने दिया। कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया। तो इस पर भी बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। तो लेकिन रीतिकाल नाम किसका दिया हुआ है? क्योंकि रीतिकाल बड़ा प्रचलन में है, तो रीतिकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दिया हुआ है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब ये कुछ इतिहास ग्रंथों के नाम है, उनका प्रकाशन वर्ष यहाँ दिया गया है, इनके सुमेलन से संबंधित है। तजकिराई सोराई हिंदी, इसका प्रकाशन वर्ष 1888 दिया है, सुमेलन करना है। शिव सिंह सरोज 1848 दिया है। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1883 दिया है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी दिया है। तो दोस्तों तजकिराई सोराई हिंदी आप जानते हैं, इसके पहले भी चर्चा हुई, मौलवी करीमुद्दीन की रचना है, जो कि पहले भारतीय थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इनका जो इतिहास ग्रंथ है वह 1848 ईस्वी में प्रकाशित होता है। तो यानी पहले का बी है। दूसरा है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज आप जानते हैं शिव सिंह सेंगर की रचना है, ये 1883 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। तीसरा विकल्प है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन की रचना है, इसका प्रकाशन 1888 ईस्वी में होता है। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास
इस ग्रंथ का प्रकाशन 1938 ईस्वी में होता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इसके पहले प्रश्न आया था, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जो इतिहास ग्रंथ अधूरा इतिहास ग्रंथ माना जाता है वह 1938 ईस्वी में प्रकाशित होता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 24वां प्रश्न। दोस्तों इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ज्ञानाश्रयी काव्यधारा को, संत काव्यधारा व प्रेमाश्रयी काव्यधारा को सूफी काव्यधारा नाम देने वाले विद्वान हैं। पहला विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, तीसरा है डॉक्टर नामवर सिंह, चौथा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न क्या है? संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा नाम देने वाले कौन? किसको? आप जानते हैं संत काव्यधारा, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा को संत काव्यधारा और प्रेमाश्रयी काव्यधारा को सूफी काव्यधारा कहते हैं। तो सीधा ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा ये नाम किसका दिया हुआ है? तो पहला विकल्प आचार्य शुक्ल, दूसरा रामकुमार वर्मा, तीसरा नामवर सिंह, चौथा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों आप जानते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो 1929 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखते हैं, यही प्रेमाश्रयी काव्य शाखा को सूफी काव्यधारा नाम देते हैं और ज्ञानाश्रयी काव्यधारा को संत काव्यधारा नाम देते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन थे? कबीरदास जी। और प्रेमाश्रयी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी का ठीक उल्टा, संत काव्यधारा को ज्ञानाश्रयी शाखा व सूफी काव्यधारा को प्रेमाश्रयी शाखा नाम किसने दिया? प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकता है सीधे सीधे कि ज्ञानाश्रयी शाखा व प्रेमाश्रयी काव्य शाखा ये नाम किसका दिया हुआ है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहला विकल्प, दूसरा विकल्प रामकुमार वर्मा, तीसरा डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, चौथा है मिश्र बंधु। तो देखा जाए दोस्तों तो ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा ये नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दिया हुआ है, जिन्होंने अपने 1929 में लिखे हिंदी साहित्य के इतिहास में इस बात का जिक्र किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि सुमेलित करने वाला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कुछ इतिहास ग्रंथ हैं, उनके लेखकों के नाम हैं डॉक्टर नगेंद्र, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, राम स्वरूप चतुर्वेदी, रीत काव्य की भूमिका। सुमेलन करना है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, डॉक्टर नलिनी बलोचन शर्मा, हिंदी साहित्य का अतीत। तो दोस्तों आप जानते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र की रचना है रीति काव्य की भूमिका। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य का अतीत, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है। और डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। आप जानते हैं बहुत बार परीक्षाओं में हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है ये पूछा गया, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न है आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम देने वाले विद्वान कौन से हैं? अब देखिए दो प्रश्न इससे मिलते जुलते हैं। आदिकाल को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न नाम दिया, तो प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? ये बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, प्रश्न है। निम्नलिखित को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? मिश्र बंधुओं ने, गणपत चंद्र गुप्त ने, नगेंद्र ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आदिकाल को प्रारंभिक काल, तो आप जानते हैं कि आदिकाल को आरंभिक काल कहा था किसने? मिश्र बंधुओं ने। अब आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त ने। आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा था और प्रारंभिक काल जो कि यहाँ पूछा जा रहा है, प्रारंभिक काल नाम किसने दिया था? गणपत चंद्र गुप्त ने। तो आप जानते हैं कि बहुत सारे नाम आदिकाल के भिन्न भिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए, जैसे आदिकाल नाम ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही दिया हुआ है, वीरगाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दिया हुआ है, आधार काल नाम मोहन अवस्थी का दिया हुआ है, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी का दिया हुआ है, प्रारंभिक काल जो कि इसमें प्रश्न ही पूछ रहा है ये गणपत चंद्र गुप्त का दिया हुआ है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो कि 1965 में आया था, उसमें इन्होंने प्रारंभिक काल नाम का जिक्र किया।
लेकिन सबसे उचित नाम आदिकाल ही हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया हुआ। दोस्तों अगला प्रश्न पूछ रहा है कि आदिकाल को आरंभिक काल, मैंने अभी उल्लेख भी कर दिया उसका, आरंभिक काल नाम किसने दिया था? मिश्र बंधुओं ने। प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त ने दिया था नाम, और आरंभिक काल नाम देने वाले थे मिश्रबंधु विनोद। इसकी चर्चा पहले ही प्रश्न में हो गई। दोस्तों अगला प्रश्न, चंद-बरदाई को हिंदी का चासर कवि मानने वाले विद्वान कौन है? चंद-बरदाई, आप जानते हैं कि चंद-बरदाई कौन थे? चंद-बरदाई हिंदी के पहले महाकाव्यकार थे। पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य कहा जाता है, और चंद-बरदाई हिंदी के पहले महाकाव्यकार थे। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है कि हिंदी के पहले महाकाव्यकार कौन थे, महाकाव्यकार, या ऐसे पूछ सकता है कि हिंदी के पहले महाकवि कौन थे। तो ये चंद-बरदाई थे। इनको हिंदी का चासर कवि किसने कहा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, आचार्य शुक्ल ने। तीसरा विकल्प है मिश्रबंधुओं ने, चौथा है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने। तो दोस्तों आप जानते हैं कि इनको हिंदी का चासर कवि मानने वाले विद्वान थे मिश्रबंधु। मिश्रबंधुओं ने अपनी प्रसिद्ध रचना मिश्रबंधु विनोद में हिंदी का चासर कवि इनको कहा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछ रहा है कि राम काव्य को पौराणिक परंपरा कहने वाले विद्वान कौन हैं? तो दोस्तों आप जानते हैं गणपत चंद्र गुप्त, बच्चन सिंह, मिश्रबंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पौराणिक परंपरा, राम काव्य के लिए पौराणिक परंपरा का जिक्र किसने किया? तो आप जानते हैं कि गणपत चंद्र गुप्त, जो कि हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास के लेखक थे, 1965 ईस्वी में आई थी रचना। इसमें उन्होंने राम काव्य को पौराणिक परंपरा कहा। तो ये भी प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। राम काव्य को पौराणिक परंपरा कहने वाले कौन थे? गणपत चंद्र गुप्त। प्रश्न संख्या 31 पूछ रहा है, अच्छा सुमेलन से संबंधित प्रश्न है। कुछ इतिहास ग्रंथ हैं और इतिहास ग्रंथकारों के नाम हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र, आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास, श्री कृष्णलाल, हिंदी साहित्य, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, ब्रजरत्न दास, मध्ययुगीन धर्म साधना। तो इसको सुमेलन करना है, चूंकि ये बेतरतीब रखा गया है इतिहासकारों का नाम और इतिहास ग्रंथों का नाम, तो इसको सुमेलित। इस तरह के भी प्रश्न आते हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न, जब आपके कई प्रश्न तैयार रहेंगे तभी जाके इस तरह का एक प्रश्न आप कर पाएंगे। तो इसलिए एक प्रश्न पूछ के कई प्रश्नों को समझ लीजिए पूछ लिया जाता है। इस तरह का सुमेलन वाला जो प्रश्न आता है, तो विस्तृत अध्ययन होगा तभी जाके इस तरह के प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे आप। अक्सर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि डॉक्टर धीरेन्द्र की एक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? हिंदी साहित्य, है ना। श्री कृष्णलाल, आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास, इनकी चर्चित रचना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मध्ययुगीन साधना का इतिहास, ये बड़ी चर्चित रचना है। मध्ययुगीन धर्म साधना, माफ कीजिएगा, मध्ययुगीन धर्म साधना। ब्रजरत्न दास, इनकी चर्चित रचना है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये इतिहास लेखक हैं और इनके द्वारा रचा गया ये इतिहास ग्रंथ है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 32, ये भी सुमेलन से संबंधित है। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसके लेखक, ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी भाषा का विकास और हिंदी विश्वकोश, ये 4 रचनाएं हैं। इनके लेखकों के नाम दिए गए हैं। पादरी एडसन ग्रीव्ज, पादरी F.E.K.E, धीरेन्द्र वर्मा और श्याम सुंदर दास। इनका सुमेलन करना है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये जो इतिहास ग्रंथ है, पादरी F.E.K, इस इतिहास ग्रंथ के रचयिता हैं पादरी F.E.K। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, पादरी एडसन ग्रीव्ज, इसके लेखक हैं। हिंदी भाषा का विकास, श्याम सुंदर दास। हिंदी विश्वकोश, धीरेन्द्र वर्मा। तो ये इस तरह से इन इतिहास ग्रंथों के लेखकों अथवा संपादकों का सुमेलन है।
अगला ग्रंथ है कि शिव सिंह सरोज में कुल कितने कवियों का जीवन परिचय मिलता है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण इतिहास प्रश्न है कि शिव सिंह सरोज में कुल कितने कवियों का जीवन परिचय मिलता है। अब देखिए, इस तरह के दो प्रश्न बनते हैं। अब पूछ रहा है कि कुल कितने कवियों का जीवन परिचय, है ना। एक प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि कुल कितने कवियों की कविताएं दी गई हैं। विकल्प संख्या 1 838, विकल्प संख्या 2 738, तीसरा 1003, चौथा 839। तो दोस्तों आप जानते हैं कि 838 कवि जो हैं, ये शिव सिंह सरोज में 838 कवि ऐसे हैं जिनकी कविताएं दी गई हैं शिव सिंह सरोज में, शिव सिंह सेंगर के द्वारा। लेकिन यहां पूछ क्या रहा है कि कुल कितने कवियों का जीवन परिचय मिलता है। तो कुल कितने कवियों का जीवन परिचय मिलता है, इस प्रश्न का उत्तर होगा 1003। तो 1003 प्रश्नों का जीवन परिचय मिलता है किसमें, शिव सिंह सरोज में। यानी कुल कवि कितने हैं, 1003, और 838 कवि जो हैं, ये तो 838 कवियों की कविताएं मिलती हैं। तो इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में भ्रमित करने के लिए पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज में कुल कितने कवियों की कविताएं दी गई हैं। देखिए, पहले ही मैंने उसका उत्तर दे दिया। शिव सिंह सरोज में कुल कितने कवियों की कविताएं दी गई हैं। पहला विकल्प 729, दूसरा है 829, तीसरा है 839 और चौथा है 1003। तो कुल कितने कवियों की कविताएं दी गई हैं, ये प्रश्न इसमें पूछ रहा है। तो कुल 829 कवियों की कविताएं दी गई हैं। 1003 कवि जो हैं, ये तो 1003 कवि तो सबका जीवन परिचय है, लेकिन कविताओं की बात अगर की जाए तो कुल 829 कवियों की कविताएं शिव सिंह सरोज में दी गई हैं शिव सिंह सेंगर के द्वारा। दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है कि मौलवी करीमुद्दीन के इतिहास ग्रंथ में कुल कितने कवियों की संख्या कुल कवियों की संख्या कितनी है। आप जानते हैं कि मौलवी करीमुद्दीन का जो इतिहास ग्रंथ है, तज़किरा-ई सूरा-ई हिंदी, इसमें कुल कवियों की अगर बात की जाए तो कुल कवियों की संख्या है 1004, है ना। और इसमें हिंदी के 62 कवि हैं, कहीं कहीं 60 भी मिलता है, लेकिन हिंदी के 62 कवि अधिकांश ग्रंथों में मिलता है। और 1004 कुल कवि हैं शिव सिंह, वो मौलवी करीमुद्दीन का जो इतिहास ग्रंथ है 1848 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न है, मौलवी करीमुद्दीन के इतिहास ग्रंथ में हिंदी के कवियों की संख्या, मैंने अभी बताया, हिंदी के कवियों की संख्या है 62, 57, 72, 1004। तो आप अभी मैंने बताया कि 62 कवि हैं कुल हिंदी के, कहीं कहीं 60 भी मिलता है, लेकिन 62 कवि ही अधिकांश विद्वान मानते हैं। गारसाद तासी के इतिहास ग्रंथ में उर्दू के कुल कितने कवि हैं। अब देखिए, ये लगभग पहले ही प्रश्न में मैंने बता दिया था। गारसाद तासी आप जानते हैं 1839 में इस्तवार द लिटरेतुर हिंदुस्तानी के लेखक थे। 1839 में उनका यह ग्रंथ आया था। 1847 में इसका दूसरा भाग आया, 1871 में इसका दूसरा संस्करण आया। तो पूछ रहा है कि गारसाद तासी के इतिहास ग्रंथ में उर्दू के कुल कितने कवि हैं, हिंदी के नहीं बल्कि उर्दू के कुल कितने कवि हैं। तो दोस्तों कुल कवियों की संख्या तो 729 है। हिंदी के जिसमें कितने हैं, 72 हैं। कुल कवि हैं 738। अब उर्दू के कवियों की संख्या कितनी है, 666। यानी 738 में 72 आप घटाएंगे तो 666। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है। अक्सर हिंदी के कितने कवि हैं, ये भी यही पूछता है। लेकिन दोस्तों आप जानते रहिए, उर्दू के कितने कवि हैं ये भी पूछ सकता है। अब पूरा आप जानते हैं 738, जब पूरा आपको याद होगा अगर कि तासी के इतिहास ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, तो हिंदी के जिसमें 72 हैं, तो 738 में से 72 घटा देंगे तो 666 ही आएगा। अगला प्रश्न है, मैं उर्दू का बहुत बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन हिंदी को भी भाषा या बोली कहना उचित नहीं। यह कथन किस लेखक का है। मौलवी करीमुद्दीन, गारसाद तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन और चौथा विकल्प है मुंशी प्रेमचंद।
दोस्तों आप जानते हैं तासी, जो कि एक फ्रेंच विद्वान थे, गार्शद तासी, इस्तवार द लिटरेतुर हिंदुस्तानी के लेखक, इन्होंने ही अपने इतिहास ग्रंथ में कहा था कि मैं उर्दू का बहुत बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन हिंदी को भी भाषा या बोली कहना उचित नहीं। तो गार्शद तासी विकल्प संख्या जो 2 है इस प्रश्न के सही उत्तर होंगे। अगला प्रश्न है कि जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का स्वतंत्र रूप से प्रकाशन कब हुआ? 1888 ईस्वी, 1889 ईस्वी, 1957 ईस्वी, 952 ईस्वी। तासी का जो इतिहास ग्रंथ है, जो माफ कीजिए जॉर्ज ग्रियर्सन का जो इतिहास ग्रंथ है, उसका स्वतंत्र रूप से प्रकाशन कब हुआ? तो दोस्तों आप जानते हैं कि 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में इसका प्रकाशन हुआ था, लेकिन यह स्वतंत्र रूप से 1889 ईस्वी में प्रकाशित होता है। 88 में क्या हुआ था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशन हुआ था, लेकिन 1889 ईस्वी में इसका स्वतंत्र रूप से प्रकाशन हुआ और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके प्रकाशन का समय 1889 ही मानते हैं। तो स्वतंत्र रूप से प्रकाशन कब हुआ इसका? 1889 में, लेकिन 1888 में इसका सबसे पहले प्रकाशन होता है। तो अगर ऐसे सामान्य रूप से पूछा जाए कि जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ, तो उसका उत्तर होगा 1888 में। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि कब स्वतंत्र रूप से प्रकाशित हुआ, तो उसका उत्तर क्या होगा? 1889 ईस्वी में। यानी स्वतंत्र रूप से ये 1889 में प्रकाशित होता है। 1888 में तो इसका प्रकाशन एक पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था। 40वां प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया था? लक्ष्मी साकर वार्ष्णेय ने, किशोरीलाल गोस्वामी ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। दोस्तों आप जानते हैं कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ है, जो 1888 में प्रकाशित हुआ था। अभी इसका उल्लेख भी हुआ। अच्छा, ये जो दूसरा विकल्प है इसमें किशोरीलाल गोस्वामी, ये देखा जाए तो चारों विकल्प गलत हैं, लेकिन ये गलती से किशोरीलाल गुप्त की जगह किशोरीलाल गोस्वामी प्रकाश मतलब टाइप हो गया, तो इसको आप किशोरीलाल गुप्त मानिए। अब किशोरीलाल गोस्वामी कर देंगे तो चारों विकल्प गलत हो जाएगा। तो किशोरीलाल गुप्त, चूंकि किशोरीलाल गोस्वामी आप जानते हैं वो इंदुमती के लेखक थे। किशोरीलाल गोस्वामी का जन्म ये 19वीं शताब्दी में हुआ था और इनका जन्म किशोरीलाल गुप्त का ये 20वीं शताब्दी में जन्म हुआ था। तो किशोरीलाल गोस्वामी बड़े थे किशोरीलाल गुप्त से, ये दोनों अलग अलग थे। किशोरीलाल गोस्वामी अलग थे, गुप्त जी अलग थे। तो किशोरीलाल गुप्त ने ही इसका हिंदी में अनुवाद किया था 1957 ईस्वी में। 1957 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ में कुल कवियों की संख्या कितनी है? अब देखिए, कुल कवियों की संख्या, ये भी महत्वपूर्ण चीज है। 952। कुल कवियों की संख्या कितनी है? 952। लगभग 1000 ऐसे भी पूछ देता है। जॉर्ज ग्रियर्सन का जो इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसमें कुल कवियों की संख्या कितनी है? तो 152। अब 738, 838, 1004। अब आप जानते हैं 738 जो है तासी के इतिहास ग्रंथ में थे। अगला प्रश्न जो है, मिश्रबंध विनोद को हिंदी साहित्य का पंचांग कहकर किसने संबोधित किया? यह भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नामोर सिंह ने, रामकुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मिश्रबंध विनोद, जिसको आचार्य शुक्ल ने कभी बड़ा भारी इतिवृत्तात्मक ग्रंथ कह के संबोधित किया था, इसको हिंदी साहित्य का पंचांग किसने कहा? लगभग आप जानते हैं कि लगभग 5000 कवियों का उल्लेख इसमें है। तो हिंदी साहित्य का पंचांग कहकर डॉक्टर नामोर सिंह ने इसको संबोधित किया था। तो विकल्प संख्या 2 डॉक्टर नामोर सिंह, ये सही विकल्प होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुद्धदेव के बाद तुलसी को सबसे प्रभावी व्यक्तित्व किसने कहा?
बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अरशद तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो आप जानते हैं दोस्तों कि जॉर्ज ग्रियर्सन द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक, 1888 में इनका इतिहास ग्रंथ आया था, और जो कि 1889 में स्वतंत्र रूप से प्रकाशित हुआ था। तो इन्होंने ही बुद्धदेव के बाद तुलसी को सबसे प्रभावी व्यक्तित्व माना था भारत का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नामकरण है और यानी ये कालखंडों के नाम हैं और उनके प्रस्तोताओं का नाम है। चारण काल, संध्योग चारण काल, आदिकाल और वीरगाथा काल। तो बिना क्रम के इनके प्रस्तोताओं का नाम दिया गया है। चारण काल, आप जानते हैं चारण काल नाम देने वाले कौन विद्वान थे? जॉर्ज ग्रियर्सन। संध्योग चारण काल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आदिकाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। वीरगाथा काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बड़ा चर्चित प्रश्न है और बहुत बार परीक्षाओं में ये भी पूछा गया है। भक्तिकाल को लोक जागरण किसने कहा? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न। भक्तिकाल को लोक जागरण किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नामोर सिंह। तो आप जानते हैं दोस्तों, भक्तिकाल को लोक जागरण कहने वाले विद्वान थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब आप जानते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐसे व्यक्तित्व थे, इन्हीं के अंदर एक ऐसी क्षमता थी कि जो आचार्य शुक्ल के द्वारा कहे गए कथन का विरोध कर सकते थे, यानी इन्हीं के अंदर ऐसी क्षमता थी। अब आचार्य शुक्ल ने ही नाम दिया था वीरगाथा काल, हाँ, उसका खंडन किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल नाम दिया। तो इस तरह से बहुत बार देखा गया है। अब इस्लाम के वो उदय के भक्ति का यानी वो भक्ति के उदय के कारण में अगर देखें तो आचार्य शुक्ल का जो विचार है और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो विचार है बिल्कुल मेल नहीं खाता है। तो भक्तिकाल के उदय की अगर बात कर ली जाए तो एक तरह से आचार्य शुक्ल के कथनों का खंडन करने की क्षमता हजारी प्रसाद द्विवेदी में ही थी। तो यहाँ हालांकि किसी प्रकार का खंडन नहीं, लेकिन अब चर्चा हुई तो बात चल गई। भक्तिकाल को लोक जागरण कहने वाले थे ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन कृत मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान कुल कितने प्रकरणों में विभक्त है? 5 भागों में, 7 भागों में, 11 भागों में, 8 भागों में। तो दोस्तों आप जानते हैं द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये कुल 11 भागों में विभक्त है। इसके कुल कितने खंड हैं? 11 खंड हैं, जो कि प्रकरण कहे जाते हैं। 11 प्रकरणों में ये सब विभक्त है। अगला प्रश्न है, मिश्रबंध विनोद कुल कितने भागों में विभक्त है? तो इससे संबंधित एक प्रश्न और भी पहले आ गया। फिर प्रश्न आ गया कि मिश्रबंध विनोद कुल कितने भागों में विभक्त है? विकल्प है 8 भागों में, 11 भागों में, 5 भागों में और 7 भागों में। तो दोस्तों ये जो 8 भागों में है ये उत्तर सही है। मिश्रबंध विनोद कुल 8 भागों में, 8 खंडों में प्रकाशित हुआ। 5 भाग में क्या था? 5 तो देखिए हिंदी साहित्य इतिहास को इन्होंने 5 भागों में बांटा, लेकिन ये जो किताब थी, पुस्तक थी, वो 8 भागों में है। बाकी हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो कितने भागों में है? 5 भागों में। आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल, वर्तमान काल। तो इन पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे परिवर्तन काल की समय सीमा, आरंभिक काल की समय सीमा, अलंकृत काल नाम किसने दिया, इस तरह के प्रश्न भी पूछते हैं। तो मिश्रबंध विनोद से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का अतीत, अब देखिए मिलते जुलते नाम, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी वर्तमान में सक्रिय हैं लेखन में। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र पुराने लेखक हैं। तो मिश्र और तिवारी में थोड़ा अंतर हो जाता है, तो इसी वजह से भ्रमित हो जाते हैं बच्चे। एक जैसा नाम, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो हिंदी साहित्य का अतीत के जो लेखक थे ये विश्वनाथ प्रसाद
मिश्र थे, ना कि विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी तो साहित्य अकादमी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अभी इनको एक बहुत बड़ा सम्मान भी कोई मिला, तो चर्चा में भी हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। तो वर्तमान में लेखन में सक्रिय हैं, लेकिन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र पुराने लेखकों में थे जो कि वर्तमान में अब नहीं हैं। इनके द्वारा लिखी गई रचना है हिंदी साहित्य का अतीत। तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी गया, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहास ग्रंथ में पहली बार काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास किया गया? हिस्टोर द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान और मिश्र बंधु विनोद। तो दोस्तों आप जानते हैं द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ है। इसमें पहली बार हिंदी साहित्य को पहली बार काल विभाजित किया गया, कालों में विभाजित किया गया, और पहली बार नामकरण भी करने का प्रयास किया गया। वो बात अलग है कि नामकरण बहुत ज़्यादा समीचीन नहीं रहा, बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं रहा, लेकिन पहली बार नामकरण करने का प्रयास किया गया, पहली बार काल विभाजन करने का प्रयास किया गया। तो इस दृष्टि से ये रचना बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों अंतिम प्रश्न है कि भक्तिकाल को सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, डॉक्टर नामवर सिंह, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो दोस्तों आप जानते हैं कि ये जॉर्ज ग्रियर्सन जो कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं, 1888 में इनकी रचना आई थी। तो ये जो है सबसे पहले भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहते हैं। तो इस दृष्टि से ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों ये रहा कुल 50 प्रश्नों का एक बहुत सुंदर प्रक्रम, और इन 50 प्रश्नों में आप देखे होंगे कि कई 100 प्रश्न बन गए होंगे आपके, एक एक प्रश्न में भी कई कई प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। तो इस कड़ी में, इस श्रृंखला में मैं अगला भी दूसरा भी भाग लेके आऊँगा, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा की महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक दूसरा भाग भी लेके